गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड। यस बेटा, हम पीएच कैलकुलेशन कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से रिगार्डिंग किया था। यस सर। आज का जो हमारा केस रहेगा बेटा, वो वीक एसिड और वीक बेस के रिगार्डिंग और उससे रिलेटेड रहेगा। देखो, वीक एसिड या वीक बेस में हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की हेल्प लेकर के करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा, पीएच कैलकुलेशन फॉर, सपोज सबसे पहले वीक एसिड लेते हैं अपने। पीएच कैलकुलेशन फॉर वीक एसिड। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें हमें ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का हेल्प लेना पड़ता है। जैसे सपोज हम कोई केस लेते हैं, कोई भी ऐसा वीक एसिड लेते हैं जो मोनोप्रोटिक होता है या मोनोबेसिक होता है। मोनो बेसिक, जिसका इनफैक्टर 1 है, वीक एसिड है। तो मोनो बेसिक वीक एसिड है आपके पास। तो मोनो बेसिक जैसे मान लो आपने ले लिया बेटा एच ए। अब एच ए अगर आपने लिया, एच ए अगर आप लोगे, एच ए जो होगा, एच पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। एच ए आपके पास ए एक्वस है, वाटर के अंदर आपने एच ए पॉजिटिव एक्वस और ए नेगेटिव एक्वस दिया सपोज। तो इसमें आपने इक्विलिब्रियम पर जैसे स्टार्टिंग में 1 मोल लिया, वो वाली सारी बात वही बेटा। 1 मोल लोगे तो स्टार्टिंग में जीरो, ये जीरो। 1 में से सपोज अल्फा निकाला आपने, मोल लिया इनिशियल, है ना। तो 1 में से अल्फा कर दिया, तो ये 1 - अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा। अल्फा। अगर आपको सपोज आपने मोल की बजाय कंसंट्रेशन बनाना है, तो सी से मल्टीप्लाई करो, C1 - अल्फा, ये भी सी अल्फा और ये भी सी अल्फा हो जाएगा। तो आप इसका के एसिड है तो के ए निकाल सकते हो ना। के ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच पॉजिटिव ए नेगेटिव अपॉन एच ए का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर। तो एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन सी अल्फा है, इसका भी सी अल्फा है, डिवाइडेड बाई है C1 - अल्फा। तो सेम एक्सप्रेशन जो आपने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में किया था, वही आ जाएगा। के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। अगर मैंने बताया था कि अल्फा बहुत कम हो, अल्फा कितने से कम हो, 10%। लेस देन 10%, तो आप छोड़ सकते हो और क्या लिख सकते हो, के ए की जगह सी सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा की वैल्यू के ए अपॉन सी लिख सकते हो बेटा। अल्टीमेटली हमारा पर्पज आज ये नहीं है, हमारा पर्पज है हमें वीक एसिड का पीएच कैलकुलेट करना। तो पीएच तो एच पॉजिटिव आयन से कैलकुलेट होता है। तो देखो, एच पॉजिटिव आयन से कैलकुलेट होता है, तो एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन वीक एसिड में कितनी आ रही है, देखो सी अल्फा। सी अल्फा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं बेटा इस केस में, एच पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू सी अल्फा। और यू नो, सी अल्फा की वैल्यू भी तो आप रख सकते हो। सी अल्फा, यहां से देखो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, के ए अपॉन सी। तो ये भी तो लिख सकते हैं ना बेटा। सी अल्फा की जगह क्या लिख दें, अंडर रूट के ए अपॉन सी। के ए अपॉन सी। अगर सी को अंदर ले जाए तो कितना लिख सकते हैं हम, अंडर रूट के ए के ए बाय। सी स्क्वायर अपॉन सी, मतलब सी हाँ, से सी कैंसिल हो जाएगा, के ए सी। है ना। अच्छा, एक देखो, के अल्फा इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है आपने, तो सी अल्फा इंटू अल्फा भी तो लिख सकते हो आप इसको। सी यस सर। अल्फा इंटू अल्फा, और सी अल्फा एच पॉजिटिव आयन है, तो के ए अपॉन अल्फा भी तो आ जाएगा, के ए अपॉन अल्फा भी लिख सकते हैं एच पॉजिटिव आयन। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि के ए को लिख सकते हो सी अल्फा स्क्वायर, तो सी अल्फा इंटू अल्फा भी तो लिख सकते हो ना, के इज इक्वल टू, और सी अल्फा क्या होता है आपका, एच प्लस। एच प्लस आयन। तो एच प्लस आयन की वैल्यू ये भी तो आ गई ना, एच प्लस आयन इज इक्वल टू के ए अपॉन अल्फा। तो अल्फा। आपको हमेशा याद रखना है बेटा कि जब भी आप एच पॉजिटिव, आपको फार्मूले एक पे नहीं चलना, आपको जिस फार्मूले की रिक्वायरमेंट होगी वो यूज करना है। बट मैं आपके क्वेश्चन इजी कर देता हूँ। जब भी आपको वीक एसिड के लिए पीएच निकालने से पहले आप एच पॉजिटिव निकाल लेना। तो क्या क्या डेटा हो सकता है एच पॉजिटिव, सी इंटू अल्फा। सी क्या होगा यहाँ पर, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ ऑफ वीक एसिड, हाइड्रोजन आयन। नहीं, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। सी स्टार्ट अच्छा। लिया ना, ये सी यस सर, यस एच सर। ए के लिए कंसंट्रेशन तो ऑफ आप ऊपर लिखा हुआ है, एक वीक बार फिर एसिड से बता दो, जो आपने वो H+ आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट किया ना। है।
बेटा के ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा का स्क्वायर। सर ये तो समझ आ गया, इसके बाद का समझ नहीं आया। वो भी आ जाएगा, पहले यहाँ से स्टार्ट तो लो। सी अल्फा स्क्वायर को कोई वो रॉकेट साइंस नहीं था, थोड़ा सा आपको बस दिमाग में लगाया आपने। सी अल्फा स्क्वायर को क्या सी अल्फा इंटू अल्फा लिख सकता हूँ मैं? यस सर। तो सी अल्फा की वैल्यू निकाल चुके हो ना ये। सी अल्फा किसके बराबर होता है? सी अल्फा कितना है? सर एच प्लस की कंसंट्रेशन है। हाँ तो एच पॉजिटिव तो रख दिया, और क्या रखा है हमने? सी अल्फा की जगह एच पॉजिटिव रख दिया, तो के ए इज इक्वल टू एच पॉजिटिव इंटू अल्फा हो गया। तो एच पॉजिटिव ये भी तो फार्मूला आ गया, के ए अपॉन अल्फा सर जो आपने है। ऊपर बॉक्स है ना, सी रूट में के अपॉन सी, वो पूछ रहा हूँ। एच पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी। अगर सी को अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं ना तो वो सी का स्क्वायर हो जाता है। अगर एच पॉजिटिव आयन वाले इस सी को अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा ना तो के ए अपॉन सी इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट सी स्क्वायर की जो अंडर रूट निकालूंगा ना वो कितना होगा, वो सी ई होगा। समझिए, नहीं मैथ तो कर लिया करो भाई मेरे। सी स्क्वायर अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, सी। 10th कैसे निकल के आ गई थी? सर ये तो समझे? पता है। बेटा ये पता है तो इसमें और क्या है, सी को मैं अंदर ले गया, सी स्क्वायर हो गया, नीचे एक सी है, एक सी से सी कैंसिल हो गया, अंडर रूट के इंटू सी तो आ गया ये। क्योंकि वहां पे अल्फा की जगह के अपॉन सी रूट में क्यों लिखा वो? ये अल्फा की जगह क्यों लिखा ये वाला, यस सर। ये भी बहुत बड़ी चीज आ गई आपकी, ये देखो ये निकाली हुई है। अल्फा इज इक्वल टू ये क्या लिखा हुआ है, ये अल्फा इज इक्वल टू निकाला है ना आपने, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी निकाला है, नहीं निकाला है? रटना नहीं है ना बेटा, सारी चीजें एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करनी आनी चाहिए आपको। हालांकि मैं तो वो भी नहीं छोड़ता हूँ, मैं तो आपको बता ही देता हूँ कि ये भी याद कर लेना, ये भी याद कर लेना, खुद निकालने के लिए तो छोड़ता ही नहीं कुछ आपके, तो याद ही करना होता है बस आपको। उसके बाद तो एच पॉजिटिव आयन, तो एच पॉजिटिव आयन बहुत चीजों से निकाल सकते हैं। किस किस से निकाल सकते हैं एच पॉजिटिव आयन, इसमें देखो, अगर आपको क्या दिया हुआ है, Concentration of weak acid. कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड अल्फा दे रखा है। अल्फा क्या होगा यहाँ पर? Number of moles of H plus नहीं ion at equilibrium. नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सीधा वन वर्ड में बोला करो, इतनी सारी जगह Yes कर sir. लिया, पूरा इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ लिया है पहले। Yes sir. Degree of डिग्री dissociation. ऑफ डिसोसिएशन का जो है वो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या है, इससे निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, ए इंटू सी अंडर रूट वाला। ए क्या है? Equilibrium constant. डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। यही तीन चीजें यूज होंगी, तीन में से कोई भी दो से फार्मूला बनाना है तो सी अल्फा, या ये वाला फार्मूला के ए इंटू सी, या के ए अपॉन। क्लियर है अब? यस सर। Yes sir. अब आपको फार्मूला बेटा क्या यूज करना है ये आपको नहीं पता, ये क्वेश्चन बताएगा। जो क्वेश्चन में लिखा हो उसके हिसाब से आपको एच पॉजिटिव आयन का फार्मूला यूज करना है। क्लियर? हटा दो बेटा इसको आगे। Yes sir. यस सर। अब सपोज, अब सपोज आपको जब भी आपके केस में आ जाए, आपको तो पीएच कैलकुलेट करनी है ना, तो पहले एच प्लस आयन निकालोगे। तो आप फॉर वीक एसिड के लिए क्या क्या लिख सकते हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो बेटा फिर। फॉर वीक एसिड आप क्या क्या लिख सकते हो, वीक, आज स्ट्रॉन्ग नहीं है, आज वीक एसिड है आपका। वीक एसिड में क्या क्या लिख सकते हो, एच प्लस आयन क्या फार्मूले बताए, जो ऑस्टवाल डाइल्यूशन लो बताया था स्टार्टिंग में वही है, बस वहाँ के था, आज के ए आया है। एच प्लस आयन इज इक्वल टू लिख सकते हो सी अल्फा, या क्या लिख सकते हो, एच प्लस आयन इज इक्वल टू अंडर रूट के, जो भी कांस्टेंट एसिड है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू सी। या फिर तीसरा फार्मूला क्या बताया मैंने आपको, के ए Ke अपॉन by alpha. अल्फा। इसमें हम सबसे ज्यादा यूज इसका करते हैं, आपकी बुक्स में भी जो है वो एनसीईआरटी इसको रटवाती है, लेकिन कंपटीशन में सिर्फ इसका मतलब नहीं है, आपको सारे याद होने चाहिए। अब सपोज आपको पीएच निकालना है,
पीएच इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा बेटा, नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ H plus ion. एच प्लस आयन। तो ये एच प्लस आयन वाला ये वाली वैल्यू पुट कर दो आप, क्या लिख सकते हो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग Under root Ka multiply इंटू C. सी, और अंडर रूट हटा के उसकी जगह 1/2 भी लिख सकता हूँ ना। Yes, sir. अगर इसको सोल्व करोगे तो 1/2 आगे ले जाओ आप, 1/2 अंदर रह जाएगा लॉग ए C. प्लस लॉग सी, Yes, sir. मल्टीप्लाई में तो ऐसे आ जाएगा प्लस लॉग सी। अब इसको सोल्व कर दो आप आगे, स्कूलिंग में बस एक स्कूल के अंदर ना टीचर एक यही फार्मूला रटाते रहते हैं जो अब मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन आपको कंपटीशन में सारे आने चाहिए। पीएच इज इक्वल टू, तो फर्स्ट टाइम में आप सीधा मेडिकल तोड़ दोगे आप, तो 12th के साथ ही अगर पहले ये क्लियर कर लोगे तो माइनस अंदर ले जाओ, माइनस लॉग के ए, इधर आ जाएगा माइनस लॉग सी। देखो माइनस लॉग को क्या बोला जा सकता है, माइनस लॉग के ए याद आ रहा है कुछ, ई के, माइनस लॉग के ए को क्या लिख सकता हूं मैं, की पावर माइनस के। माइनस लॉग को पी बोला जाता है, तो पी के ए, है ना। और इधर हो गया लॉग सी। अब क्या करो आप, पी के ए को हाफ को अंदर ले जाओ, तो अंदर आ जाएगा हाफ पी के ए और माइनस हाफ लॉग सी। इसका बेटा कल इतने सारे फार्मूले रटाए, माइनस लॉग को पी बोलते हैं ना, माइनस लॉग का मतलब कल कुछ ऐसा करवाया था, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन, पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव आयन, पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग के, ऐसा कुछ करवाया था। पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए, ये मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं बेटा। तो माइनस लॉग के ए को क्या लिख सकता हूं मैं, फिर कल वाली बात ही तो आज कर ली ना मैंने, पी के लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता माइनस लॉग के ए को, पी एच इज इक्वल टू हाफ माइनस लॉग के को पी के, मैथमेटिकल फार्मूला है पी के, माइनस लॉग सी लिखोगे तो ओवरऑल फार्मूला आ गया पी एच इज इक्वल टू हाफ पी के माइनस हाफ लॉग सी। इसका मतलब क्या हुआ, इस फार्मूले से क्या समझ आता है बेटा आपको, कि जो वीक एसिड की पीएच है वो सिर्फ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, सी पे डिपेंड नहीं करती, सी के साथ साथ उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट पे भी डिपेंड करती है। सो पीएच ऑफ weak acid depends upon, स्ट्रॉन्ग में के पर डिपेंडेंस नहीं थी, सिर्फ सी से सोल्व करते थे, लेकिन वीक एसिड में या वीक बेस में पीएच ऑफ वीक एसिड डिपेंड्स अपॉन डिसोसिएशन Dissociation कांस्टेंट, constant. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, मतलब के ए, एंड दूसरी चीज सी भी आ रहा है, Concentration. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, दोनों चीजों पे डिपेंड करती है, सी पे भी डिपेंड करती है और उसकी नेचर मतलब के ए कितना डिसोसिएट होगा, पार्टिकल प्रैक्टिकल वैल्यू सब एसिड के लिए अलग अलग होती है, उस पर भी डिपेंड करेगी। तो पीएच ऑफ वीक एसिड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो लास्ट फार्मूला तो है ही, पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के माइनस हाफ लॉग सी, लेकिन आप जो है यूज कर सकते हो ऊपर वाले फार्मूले, तो वहां से कभी गलत होगा ही नहीं आपका। पहले एच पॉजिटिव आयन निकाल लो किसी से भी, और लॉग वो का चक्कर भी कम पड़ता है फिर, ऊपर कहीं लोग नहीं है, लास्ट फाइनल लोग लेना होता है जो हम ले सकते हैं। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब अगर इतना क्लियर है तो एक बात और समझ आ गई होगी कि अगर मैं वीक एसिड की बजाय वीक बेस लूं तो क्या फर्क पड़ेगा बेटा, सर वहाँ पे K भी आ जाएगा. के सर वहाँ पे बी, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस आ जाएगा, बस बेस आ जाएगा, और एच पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा, ओ एच नेगेटिव, OH OH negative. ठीक है ना। तो मैं पूरा ना करके शॉर्टकट में लिख दूं बेटा डायरेक्ट, यस सर। सिमिलरली और मोनो एसिडिक वीक बेस, अगर कोई आपके पास वीक बेस है, जैसे मान लो बी ओ एच है, ये डिसोसिएट हो रहा है, इक्विलिब्रियम बना रहा है, तो बी पॉजिटिव प्लस
क्या बनाएगा, OH नेगेटिव। इसकी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन वही फार्मूला C1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा आ जाएगा। यहाँ पर KB इज इक्वल टू पहले सोल्व करोगे तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा नेग्लेक्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर KB की वैल्यू। ठीक है, KB की वैल्यू इतनी आ गई तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, जैसे पहले किया था वो KA था, ये AB/C आ जाएगा। इधर OH नेगेटिव आयन के सारे सॉल्यूशन निकालोगे तो वही वाले OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू रिपीट करो बेटा, क्या क्या लिख सकते हो। OH सर नेगेटिव आयन इज इक्वल टू सर C अल्फा, सी अल्फा और दूसरा अंडर रूट KB CAA into KB इंटू C, और KB तीसरे वाला KB बाय KB अल्फा। अपॉन अल्फा। अच्छा, और लास्ट में पीएच की जगह POH निकालोगे तो क्या फार्मूला आएगा, हाफ PKA की जगह KB माइनस KB हाफ लॉग C। log C। और फिर POH निकल जाता है तो उसके बाद आप फाइनल काम कर लेते हो। पीएच निकालना हो जब कभी भी तो पीएच इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 14 माइनस, POH। समझ गए बेटा, वीक एसिड भी और वीक यस बेस सर। भी। यहाँ पर बस KB पूछा जाएगा तो KB क्या बोलोगे आप, यहाँ पर KB डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस बोलोगे बेटा, base. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस बोलोगे। अगर KB लिखना है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, अल्फा वही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C है कंसंट्रेशन ऑफ बेस। क्लियर। यस सर। Yes, sir. डन हो तो आगे चले, कुछ प्रैक्टिस करें फिर। Yes, यस sir. सर डन। सपोज हमें क्या इस तरह से प्रॉब्लम दिया गया, हमसे बोला गया परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ 1.8 मोलर HCOOH इज, और हमें Ka दे दिया गया ब्रैकेट में, फॉर्मिक एसिड का K जो है वो हमें बता दिया गया कि वो है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे बेटा, सबसे पहले सर देखो, जिसका K दिया होता है ना, इसका मतलब वो वीक ही होता है। वैसे भी K दे रखा है ना, और वैसे भी ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होगा। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि जो HCOH हमें दे रखा है, जो फॉर्मिक एसिड हमें दे रखा है, का नाम फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड है। अब वीक एसिड में हमें 1.8 m मतलब कंसंट्रेशन दे दी बेटा, 1.8 मोलर, और Ka दे दिया 1.8 इंटू 10⁻⁴, और परसेंटेज आयोनाइजेशन मतलब अल्फा निकालना है। तो कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हो जो Ka अल्फा और C को रिलेट करता हो, क्या फार्मूला पढ़ा था, सर KB बाय अल्फा वाला। KA बाय अल्फा। Ka/अल्फा तो H पॉजिटिव आयन था, वो तो H अच्छा पॉजिटिव हाँ। आयन के थे ना वो तो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर था बेटा, हाँ यस सर। Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा निकाला था ना, अल्फा का एक फार्मूला किया भी था, जो एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर ये कैसे आया, तो Ka/C आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू Ka/C आ गया, तो सोल्व करो, अंडर रूट Ka की वैल्यू है बेटा 10 की 1.8 पावर -2 आ जाएगा। -4 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन दे रखा है 8, तो कितना आ गया ये 10⁻⁻²। अगर अल्फा पूछे तो ऐसे, और परसेंटेज पूछे तो क्या कर देना होता है, टोटल डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 10 - 2, तो अल्फा वैसे वैल्यू आ गया, परसेंटेज में देना है तो 100 में कर दो तो कितना आ जाएगा ये 1%। 1%। 1%. 1% डिसोसिएशन। क्लियर। तो यस पहला सर। फार्मूला तो यही याद करना है, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, जिसमें आपको तीनों में से कोई एक चीज निकालनी होगी। सर थोड़ा ऊपर करना। ऊपर मतलब ये देखना है या पिछला देखना है बेटा, सर पिछला पिछला।
ये वाला और पीछे। यस सर, हो गया सर। चलें बेटा आगे। यस सर। सर Yes, sir. अब सपोज मैं आपको ऐसे प्रॉब्लम देता हूं, मैंने आपको क्वेश्चन ये दे दिया, पीएच पूछ लिया मैंने, पीएच ऑफ 0.1 मोलर aqueous solution of weak acid HA. pH of 0.1 molar aqueous solution of weak acid HA is 5. What is the value of Ka for HA? ये निकालना है बेटा। देखो सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे आप। अब आपके पास देखो ये पता है कि एक तो HA दे रखा है जो वीक एसिड है। HA कैसा एसिड है बेटा? वीक एसिड। वीक एसिड। इसकी पीएच दे रखी है अपने को 5, कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर और के पूछ रहा है हमारे पास, के पूछ रहा है। तो देखो इस केस में आपको वो फार्मूला याद आना चाहिए कि भाई H पीएच इक्वल्स टू हाफ PKA माइनस हाफ log C वाला। वो वाला यूज करोगे तो कैलकुलेटिव ज्यादा होगा, लेकिन ये वाला सोल्व करोगे H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू क्या क्या था आपके पास, C अल्फा C अल्फा या अंडर रूट CKA KA इंटू सी, या था KA अपॉन अल्फा। अल्फा। हमें क्या चाहिए, एक तो हमें KA चाहिए, तो KA चाहिए तो या तो ये यूज कर सकते हैं या ये यूज कर सकते हैं ना। इसमें Yes. KA आ रहा है लेकिन KAC है हमारे पास, H पॉजिटिव निकालना है तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि pH 5 है। तो याद है आपको मैंने H पॉजिटिव निकालने का फार्मूला बताया था, 10 की पावर -5 हो जाएगा। यस। H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़ा था हमने, नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ, 10 raised to the नहीं power नो minus. नो H पॉजिटिव आयन है ना, उल्टा। H पॉजिटिव आयन क्या बताया था, 10 raised to the power minus pH. यस 10 रेज टू पावर माइनस pH। तो ये आसान हो जाएगा ना यहाँ से, तो H पॉजिटिव आयन भी आ जाएगा इससे आपके पास। H पॉजिटिव आयन कितना आ जाएगा, वेरी इजी, 10 रेज टू पावर -5, लोग का चक्कर ही नहीं रखा हमने। H पॉजिटिव आयन 10 रेज टू पावर 5 आ गया, ये और ये सोल्व करो अब। सेंस H पॉजिटिव आयन लोग से, मेडिकल के स्टूडेंट हो तो जितना हो सकता है उतना बचो, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो H पॉजिटिव आयन कितना आ गया बेटा, 10 रेज टू पावर 5 इंटू अंडर रूट KA, C की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1। अगर बेटा राइट साइड वाला अंडर रूट हटाना है तो लेफ्ट साइड में क्या करना चाहिए मुझे, स्क्वायर। स्क्वायर करना चाहिए। तो लेफ्ट साइड वाला अंडर रूट हटा देता हूँ, इधर स्क्वायर कर देता हूँ, तो 10 - 5 का स्क्वायर, अंडर रूट हट गया इधर, KA इंटू 10 रेज टू कि पावर A की वैल्यू -1, 10⁻9 आ जाएगा। KA इज इक्वल टू आपका वैल्यू आ जाएगा, KA इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस से -9। हाँ, एक आप ये भी कर सकते थे, लेकिन वो अल्टरनेटिव मेथड भी आप कर सकते थे। अल्टरनेटिव ये था कि जो डायरेक्ट फार्मूला याद किया था आपने, क्या किया था, pH इज इक्वल टू हाफ PKA माइनस हाफ log C किया था आपने, ये भी यूज Yes, कर sir. सकते थे। उसमें आप pH रखते 5 माइनस हाफ PKA माइनस हाफ, फिर log आता 10 रेज टू पावर -1, तो फिर सोल्व करते P इज इक्वल टू हाफ PKA, ये माइनस माइनस प्लस, हाफ आ जाता मतलब 0.5, log 10 आ जाता ना, माइनस माइनस प्लस 1/2 आ जाता, 1/2 वहां आ से भी जाता। यही आता। आंसर तो वही आना है, वो तो मैथमेटिक्स है, आंसर तो आपका हमेशा आना तो यही है। तो 5 उधर चले जाते तो कितना आता बेटा, सर 9/2। 9/2 आ जाता, 9/2 इज इक्वल टू हाफ KA 2 से 2 कैंसिल। PK, हाफ
पी के ए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता, पी के ए इज इक्वल टू 9 होता, तो 9 माइनस लॉग के ए, यही लिखना पड़ता ना। यस या सर। क्या फार्मूला करते, पी के ए को के ए में कन्वर्ट करना होता है, तो क्या वैल्यू होती है फिर, देखो के ए इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस पी के ए, तो के ए इज इक्वल टू 10 माइनस 9। 9। तो ये भी ऐसे ही आते तब भी वही निकलता, लेकिन आप प्रैक्टिस इसकी करोगे तो आपको जो है आंसर जल्दी मिलने लगेंगे और चांसेस जो होंगे वो कम होंगे मिस्टेक के। अदरवाइज वो अल्टरनेटिव मेथड डायरेक्ट वाला भी कर सकते हो, लोग वाला। क्लियर? यस सर। यस सर। सपोज फिर एक क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके दे देते हैं अपने इसको। सपोज ये क्वेश्चन अपने को ऐसे दे दिया गया, .01 मोलर वीक एसिड है आपके पास, 0.01 मोलर वीक एसिड HA है, और वो हो रहा है 1% आयोनाइज, इज 1% आयोनाइज। कैलकुलेट द concentration of OH negative ion in solution। ये दे दिया, और यहां दे दिया, देता भी है कई बार नहीं भी देता है, KW वाटर का दे दिया, ये याद ही होना चाहिए आपको, 10 रेज टू पावर -40। अब ये प्रॉब्लम देखो, दे तो रहा है एसिड और कैलकुलेशन किसकी करवा रहा है बेटा, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। कैलकुलेशन आपसे OH नेगेटिव की करा रहा है और दे रहा है आपको एसिड। तो ऐसे केसेस में क्या करोगे आप, तो सबसे पहले तो ये देखो आप H पॉजिटिव आयन निकाल लो, 0.01 मोलर है देखो सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन दे रखा है वीक एसिड का 0.01 मोलर, अल्फा दे रखा है 1%, तो 1/100 कर दो, 1% आयोनाइज्ड है, अल्फा आ गया। यहां से H प्लस आयन निकाल लो, तो H प्लस आयन C अल्फा से निकाले जा सकते हैं, फार्मूला पढ़ा था हमने, H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू C अल्फा, 10⁻⁴ आ जाएगा। H पॉजिटिव आयन आ गया 1/100 इंटू, नहीं पहले C है, चलो वो भी इतना ही आएगा, 1/100 अपॉन 1/100। तो H पॉजिटिव आयन कितना आ गया बेटा, 1 इंटू 10 रेज टू पावर -4। अब याद हो आपको H और OH पॉजिटिव आयन का रिलेशन बताया हुआ है मैंने आपको, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 10 KW। तो OH नेगेटिव निकालना है आपको, तो KW अपॉन H पॉजिटिव आयन, KW की वैल्यू पता है आपको 10 रेज टू पावर -14, आंसर H 10⁻10 आ वैल्यू जाएगा। आपकी आ जाएगी 10 रेज टू पावर -4, तो इसका मतलब कितना आ गया आपके पास, 10 रेज टू पावर -10। हाँ एसिड, उसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, कम है लेकिन है। क्लियर? यस सर। ये एक प्रॉब्लम मुझे अब आप करके दिखाओ, यहाँ लिख देता हूँ, हो गया सर, आप नीचे कर सकते हो। 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, आपने सोचना है थोड़ा, 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज डिजोल्व इन वाटर, और क्या कर दिया गया, एंड फॉर्म and form 0.01 मीटर क्यूब सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बना दिया, Ka दे दिया गया आपको 10 रेज टू पावर -5, इसकी भी दे दी,
तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन निकालनी, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ये कैलकुलेट करना है। 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, -5 है। ए का वैल्यू 10⁻⁻⁵। 50 gram of acetic acid is dissolved in water and form 0.01 meter cube solution. Ka 10⁻⁵. Calculate the pH of solution. सर 3 आ रही है। कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे को। सबसे पहले हमें ये इकट्ठा करना पड़ेगा कि हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं। अब की बार एक तो एसिटिक एसिड दे दिया हमें, तो जो वीक एसिड एसिटिक एसिड, तो ये हो गया वीक एसिड, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन है वीक एसिड का वेट दे दिया, एसिड का वेट दे दिया 60 ग्राम। फार्मूला हमें CH3CH आता है, तो इसका फार्मूला वेट आ जाएगा एसिड का, ये कितना आ जाएगा फार्मूला वेट, देखो CH3COH 60 ग्राम आ जाएगा सर। 60 आ गया ग्राम पर मोल ना, 60 आ गया। अब वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 0.01 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब है तो मुझे लीटर में कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर, ये कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। तो 10 लीटर हो जाएगा। 0.01 मीटर क्यूब दे रखा है, तो 0.01 इंटू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो कितना हो गया 10 लीटर। इससे क्या निकाल सकता हूँ, ये सारे डेटा आ जाएंगे तो बेटा कंसंट्रेशन आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम होता है लीटर में। नंबर ऑफ मोल जो होता है वेट अपॉन फार्मूला वेट होता है इनटू वॉल्यूम लीटर में। तो वेट मुझे गिवन था 60, फार्मूला वेट भी 60 आ गया, वॉल्यूम आ गया 10 लीटर, तो इससे कितना आ गया ये 0.1 10⁻⁻1। 0.1। 10⁻⁻1। इससे अब मेरे पास सी क्लियर हो, के ए भी दिया हुआ है, के ए भी क्लियर है 10⁻⁻5। पीएच निकालना है, तो बेटर ये है कि H पॉजिटिव आयन निकालने पहले। H पॉजिटिव आयन और के और सी के साथ रिलेशन था, H पॉजिटिव आयन अंडर रूट KAC। हाँ, तो ये तो काम नहीं आ सकता मुझे, लेकिन ये वाला आ सकता है के ए इंटू सी वाला। तो के ए इंटू, और ये भी काम नहीं आ सकता के अपॉन अल्फा, क्योंकि अल्फा है नहीं मेरे पास, लेकिन के और सी है, के ए और सी है, यहां से मैं H पॉजिटिव आयन निकाल सकता हूँ पहले। H पॉजिटिव आयन निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव आयन के ए सी वाला ले लेते हैं, तो अंडर रूट के ए की वैल्यू 10⁻⁻5 और सी की वैल्यू 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻3 आ गया, और H पॉजिटिव इतना आ गया, तो पीएच निकल आया ना, 3 आ जाएगा पीएच सर। इज इक्वल टू 10। H पॉजिटिव आयन है तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁻3, तो माइनस माइनस प्लस पीएच 3 आ गया, पीएच 3 आ जाएगा। क्लियर, यस इसमें सर। एक स्टेप बढ़ा दिया उसने, एक स्टेप भाई, कंसंट्रेशन डायरेक्ट ना दे करके आपको कंसंट्रेशन निकालना था, इनडायरेक्ट वे में दिया, वेट दे दिया, मोलर मास दे दिया, वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में दे दिया, तो सारे बेसिक्स आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। मोलरिटी मोल पर लीटर में होती है, तो वॉल्यूम हमें लीटर में कन्वर्ट करना था, तो लीटर में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। तो एक दो पॉइंट जो है वो बेस का भी डाल देते हैं, एक दो क्वेश्चन बेस का भी कर लेते हैं। लिख लिया बेटा ये, चलो आगे। यस यस सर। सर। अब सपोज मैंने बेस दे रहा हूं, चलो मैं आपको बेस का, जैसे कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर aqueous solution of aniline, aqueous solution of aniline,
एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2। जहां भी अमोनिया जैसा देखो, NH2 देखो, ऑर्गेनिक ग्रुप देखो, तो इसका मतलब वो वीक बेस है। अमोनिया बेस होती है ना, तो इसका मतलब वो वीक बेस है। Kb भी दे देगा, वहीं से भी पता लग जाएगा। Kb इज इक्वल टू, लिख दिया उसने, यहीं से भी पता लग रहा है कि C6H5NH2 का Kb जो है वो 10⁻⁻7 है। तो इसका पीएच निकालना है। अब इसका पीएच निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो, पहले गिवन क्या है आपके पास, सॉल्यूशन करोगे। पहली बात हमें दे रखा है इस बार एनिलीन, मतलब C6H5NH2। तो सबसे पहले तो पता करना है कि ये एक वीक बेस है। वीक बेस है इसलिए Kb भी दे ही दिया था, यहां से भी पता लग जाता। और कॉन्सेंट्रेशन भी दे दी, C इज इक्वल टू 0.1, मतलब 10⁻⁻1। तो Kb भी आ गया, C भी आ गया। अब की बार बेस है, तो बेस है तो Kb इंटू C, एक फार्मूला तो ये है, और एक फार्मूला क्या किया था हमने, यहां पर आप OH नेगेटिव निकालोगे। OH नेगेटिव का क्या फार्मूला होगा, वही सारे C अल्फा। तो अल्फा तो है नहीं, ये नहीं लगा सकते। दूसरा क्या लगा सकते हो, √KBC। C। KBC तो लगा ही सकते हैं क्योंकि KB भी है, C भी है, और KB अपॉन अल्फा लगा नहीं सकते क्योंकि ये है नहीं, तो ये यूज कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास पहले क्या आ जाएगी, OH। तो OH नेगेटिव आयन का, हालांकि दिख नहीं रहा है OH, लेकिन ट्रिक देखो कैसे यूज कर रहे हैं। हमें OH दिखाई नहीं दे रहा हमें यहाँ कहीं भी, वो आएगा वाटर से, C6H5NH2 वाटर से रिएक्ट करके H ले लेगा और OH नेगेटिव दे देगा। तो OH नेगेटिव इज इक्वल टू KB इंटू C। तो KB की वैल्यू है 10⁻⁻7, C की वैल्यू है 10⁻⁻1। तो कितना हो गया देखो बेटा, -4, 10⁻⁻4। -4। ये आ गया OH नेगेटिव आयन। अब POH निकालोगे पहले। POH इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा देखो, 4 आ जाएगा। POH आ गया बेटा 4। हमें तो pH चाहिए ना, pH क्या होता 10 है, आ जाएगा। 14 माइनस POH। तो 14 माइनस 4 10 आ गया। अदरवाइज क्या फार्मूला यूज करो, अल्टरनेटिव मेथड भी यूज कर सकते हो आप। अगर कोई भी वीक बेस होता है तो अल्टरनेटिव मेथड मतलब डायरेक्ट यूज करो, जो एक बताया था आपको। वहां पीएच निकलता था, यहाँ पर पहले पीओएच निकलेगा। पीओएच इज इक्वल टू हाफ PKB माइनस हाफ log C। log C। यहाँ पहले आपको पीओएच निकालना पड़ेगा, पहले पीएच निकाल के फिर 14 में से माइनस करना पड़ेगा पीएच। तो या ये भी कर सकते हो आप, पीएच की बजाय पहले पीओएच निकालो। पीओएच निकालोगे तो ये भी हो सकता है, क्योंकि हाफ जो PKB है, तो PKB कितना दे रखा है मुझे, केबी तो नहीं दे रखा मुझे, तो केबी दे रखा है, तो मतलब मुझे नेगेटिव लोग केबी लिखना पड़ेगा, है ना। और अंदर यहाँ हाफ बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर लोग सी लिखना पड़ेगा। अब सोल्व कर पाऊंगा मैं। तो हाफ माइनस लॉग केबी की वैल्यू है आपके पास 10⁻⁻7, और लॉग सी की वैल्यू भी है 10⁻⁻1। तो हाफ, ये आ गया आपका माइनस, आगे आ गया 7, 7 + 1। 1, कितना हो गया 7 + 1 में, 8/2 4। मतलब 4 आ गया। 4 आ गया तो पीएच 4 आ गई। अब पीएच निकाल लो, अगेन ये फॉर्मूला पीएच 14 माइनस पीएच, वही आना है। तो जिससे भी आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते सर वैसे फिर ये फॉर्मूला याद ना करें तो दूसरों से तो इजीली ज्यादा निकल ही जा रहा है, नहीं, चलेगा? उससे उससे निकल रहा है, लेकिन मान लो कई बार ये पूछ ही लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ पीएच ऑफ वीक एसिड या वीक बेस, तो पता तो ये भी होना चाहिए ना, नहीं हाँ तो वहां सर। ड्राइव करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन की डिमांडिंग पर डिपेंड करेगा ना, क्या लगाओगे आप। हमें हमेशा क्या करना है, कंपटीशन में जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मैं किस तरफ से मूव करूं कि जल्दी पहुंचूंगा। कर तो सारे ही लेंगे, लेकिन अब इधर वाला क्या है, इससे जल्दी हो जाता है इधर वाले से। तो अब वो देखो आप कि इधर वाला यूज करोगे या उधर वाला यूज करोगे, होना तो उससे भी है, होना उससे भी। यस सर। डन बेटा, चलो आगे। यस सर। कर लिया सभी ने? यस सर। यस सर। तो ये आप मुझे करके दिखाओ, फिर एक बोलो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको करना है पहले, फिर मैं बताऊंगा। 1.7 ग्राम ammonia is dissolved
इन वाटर 1 liter वाटर, ये करो। POH of solution, POH of solution is 3. Calculate the Kb of ammonia. Calculate the बनाओ बेटा इसको। सर 90। 90 तो नहीं आना सर नहीं चाहिए। सर 900, सॉरी 900। ये तो बहुत ज्यादा केबी हो गया, इतना तो पावर माइनस में आती है। के के बी सर 10 की पावर -6। क्वेश्चंस किए थे ना, देखो हमारे केबी माइनस में पावर लगाना ही नहीं चाहिए। तो सर बहुत 10 इजी था। -6 आ रहा है। देखते हैं तो सॉल्यूशन बहुत इजी था। पहली क्लियर बात ये थी कि पीओएच दे रखा था 3 और अमोनिया दे रखा था, तो अमोनिया तो बेस है ना, 10 के बाद -5 आ रहा है। अमोनिया बेस है, तो POH 3 है, तो क्लियर हो गया कि OH नेगेटिव आयन कितना हो जाएगा, 10⁻³ -3 हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब अगर OH की कंसंट्रेशन पता है तो फिर तो हम लोग निकाल सकते हैं कि OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन होता है C अल्फा, है ना, या √KBC ले लेंगे सर। AB×C। तो ये ज्यादा बेटर है क्योंकि अल्फा तो पता ही नहीं हमें, तो यस ये सर, वाला फार्मूला सेकंड वाला ही ले लेंगे। ज्यादा होता है। तो OH नेगेटिव आयन लिख देंगे 10⁻³ इधर लिख देंगे KB, C की वैल्यू निकाल देंगे। देखो C कंसंट्रेशन है तो वही वाला फार्मूला, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, लीटर में रख देंगे। तो और इसका अंडर 0.1 आ हटा जाएगा देते हैं ये। तो ये तो 6 हो गया ना, ये अंडर रूट हटा देते हैं तो ये आ जाएगा KB। वेट दे रखा है हमें 1.7, मोलर मास अमोनिया का 17 होता है, वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा है, तो ये हो गया 0.1। तो इसका मतलब 10⁻⁴ -5 आ जाएगा। माइनस। हमें अप्रोच करना होता है कि हम उस क्वेश्चन तक कैसे पहुंच सकते हैं जो हमें डेटा दिए हुए, क्योंकि सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, उसमें हमें कैलकुलेशन बनानी पड़ती है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि POH को हम log OH माइनस लिख सकते हैं। POH को हम कैसे लिख सकते हैं log के टर्म्स में? POH की टर्म में कैसे लिख सकते हो, तो ऐसे लिखोगे ना, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ OH नेगेटिव, ऐसे लिखोगे। मैंने भी ऐसे किया था पर मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया था OH होगा ही नेगेटिव। नहीं, कैसे सोल्व होगा, आपको लोग के बारे में सारा कुछ पता ही नहीं है, तो इसलिए तो बेटर ये है ना कि आप ऐसे यूज करो। मैंने ये हाँ सर। फार्मूला जो बता रखा था ना, OH नेगेटिव का डायरेक्ट सॉल्यूशन 10⁻⁻ POH होता है। जब तुम्हें POH पता है तो ऐसा यूज करो, तभी तो बता रखे हैं, तभी तो मैंने हिंट बताया, नहीं तो मैं क्यों बताता आपको। मुझे पता है वैसे करोगे तो फंसोगे आप। कैलकुलेशन वैसे करनी है ना जैसे आपको गाइड किया जाता है कि भी इस तरीके से करना, तो प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? यस सर। अब देखो, अब कुछ नॉलेज क्लाउड के पॉइंट, एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें। नॉलेज क्लाउड नंबर 1, अगर आपको मिक्सचर ऑफ वीक एसिड दे दिया जाए, PH4 मिक्सचर ऑफ, अब इनके डेरिवेशन नहीं, आप डायरेक्ट ये फार्मूले याद कर लेना, इनकी जरूरत नहीं है आपको। आया भी क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूला बेस आएगा। PH4 मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स, आपके पास कोई एसिड्स हैं उसके मिक्सचर है, इसमें क्या निकालोगे आप, H+ आयन पहले निकालोगे, उसमें पूरे का अंडर रूट,
जैसे पहले वाले का डिसोसिएशन कांस्टेंट, पहले की कंसंट्रेशन, दूसरे का डिसोसिएशन कांस्टेंट, दूसरे की कंसंट्रेशन, होल करके H पॉजिटिव आयन निकाल दो, फिर पीएच निकाल ही सकते हो। पीएच इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग H पॉजिटिव। ये ए मतलब पहले वाले एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसकी कंसंट्रेशन, दूसरे का डिसोसिएशन कांस्टेंट, दूसरे की कंसंट्रेशन। नंबर 2, अगर आपको पीएच बोली जाए, पीएच फॉर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन मैंने C1 लिख दी, एंड वीक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया, एक वीक एसिड का के भी देना पड़ेगा, के भी दे दिया, और सपोज Ka2 और कंसंट्रेशन भी दे दी C2। तो आप क्या यूज कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला H प्लस आयन इज इक्वल टू C1 यहाँ पर प्लस अंडर रूट C1 का स्क्वायर, कितना आएगा, C1 का स्क्वायर है ना, प्लस 4 Ka1 C2 अपॉन 2। एक्यूरेट निकालो तो ये कर लेना। और जनरली क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा पावरफुल होगा ना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो आपका ज्यादा पावरफुल होगा, तो अप्रोक्सीमेट C1 के बराबर ही आएगा। पूरा एक्यूरेट निकालोगे तो पूरा ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेट जो है आप C1 के बराबर ही निकाल सकते हो। कब, जब पीएचओ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अप्रोक्स आंसर नीचे वाले फार्मूले से, अप्रोक्स C1 से ही कैलकुलेट करेंगे H पॉजिटिव आयन, फिर पीएच निकाल देना। एक्यूरेट करना है तो फिर लंबी कैलकुलेशन जाएगी, तो आपको एडवाइजेबल है कि आप अप्रोक्स निकाल के आंसर टिक कर दिया। चलिए यहाँ पर ये ए क्या डिनोट कर रहा है, सिंगल ए, ये केवल एसिड, सिंगल ए कौन से वाला, अच्छा ये आपको नीचे नीचे लिखा है। क्वाड्रेटिक वाला लिख दिया ना मैंने, वो तो हट जाएगा, ए की वैल्यू 1 होगी तो हट जाएगा, वो क्वाड्रेटिक वाली, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ये 2 ही रह जाएगा सर। सर तो C1 तो क्वेश्चन में ही दिया होगा या हाँ वो दिया होगा सारा, C1 C2 K2 सब दे रखा होगा बेटा। अच्छा, तो डायरेक्टली C1 को H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मान लेना है। कंसंट्रेशन हम ले सकते हैं, जैसे मैं बताऊंगा अभी अभी आपको। सपोज आपको एक प्रॉब्लम दिया गया ऐसे, आपको ऐसे बोला गया कि व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन is present in a solution of 0.1 molar फॉर्मिक एसिड, इसका Ka भी दे दिया गया, 1.8 into 10 raised to power -4 and 0.1 molar HCl। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। देखो सोचो क्या आंसर आ सकता है। बहुत इजी है, 1 सेकंड में स्ट्राइक होना चाहिए। सर इसमें ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो फर्स्ट नंबर पर लिखा है। ये फर्स्ट वाला तो कैसे लगेगा बेटा, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, फार्मिक एसिड वीक एसिड है, दोनों वीक एसिड थोड़ी ना। सेकंड नंबर वाला लगेगा, इक्वल टू C1 होगा। इक्वल टू C1 होगा, वेरी सिंपल, 1 सेकंड का काम। कि जब आपके पास, जब आप इतना फोकस करोगे कि यहाँ पर हमें वीक एसिड दे रखा है, HCH वीक एसिड दे रखा है, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है, तो मैंने सीधा सा बता दिया ना, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालना है तो अप्रोक्स किसके बराबर आएगा, वो C1 के। C1 मतलब ये किसकी कंसंट्रेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड। या तो कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके देखोगे तो बहुत फर्क आएगा ही नहीं, तो आपका आंसर सीधा C1 की कंसंट्रेशन आ जाएगी। और C1 में देखो H आयन कितना है, 0.1, 0.1 ही आंसर ही आ गया।
क्योंकि सेकंड वाला पार्ट तो नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि वीक डिसोसिएशन कांस्टेंट है, बहुत कम करेगा, 10⁻⁵ 4 ऐसा करेगा, कितने सारे न्यूमेरिकल की, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्लियर? हाँ यस सर। समझ गए ना बात, क्या कहना चाहता हूँ? Yes, फार्मूला sir. पूछे तो पूरा लिख देना, एग्जाम में पूछे करेक्ट फार्मूला तो पूरा याद कर लेना, और आंसर पूछे तो सिर्फ सी। यस सर, क्लियर है। थर्ड नंबर पॉइंट, अगर आपसे रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछे, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक एसिड, स्ट्रेंथ पूछेगा तो वीक की पूछेगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है वो तो 100% आयनाइज्ड है ना। रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछेगा तो आपके पास ये टू एसिड की पूछेगा, तो आप α1 और α2 का रेशियो निकाल लेना। Ka इज इक्वल टू क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर। सपोज कंसंट्रेशन दोनों की सेम दे दी, इफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ आर सेम, फार्मूला क्या लिख सकते हो आप? K1/K2 इज इक्वल टू α1/α2, स्क्वायर हटा दो इधर, अंडर रूट आ जाएगा। जब आपको किसी क्वेश्चन में रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछेगा तो इसका मतलब α1 और α2 पूछ रहा है आपसे, वो आपसे ये पूछेगा α1/α2 का रेशियो, आप जो उनके K का रेशियो है वो दे देना, Ka1/Ka2। क्लियर? रिलेटिव स्ट्रेंथ यस सर। कितना परसेंटेज डिसोसिएशन होगा, एक का α1 है तो दूसरे का α2 है, सीधा उनके अगर कंसंट्रेशन सेम है, सेम नहीं हो तो सी भी लिख लेना बेटा, सेम नहीं है तो जहां सी है वहां सी आ जाएगा, नहीं है वहीं। छोटे छोटे से बट और इफ वाले क्वेश्चन बनते हैं ना ये साथ के साथ, कि भाई ये इतना है तो बताओ ये कितना होगा, ये इस तरीके के जो प्रॉब्लम होते हैं वो ऐसे बनाते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछ लिया आपको टू एसिड की। और फोर्थ, अगर आपसे वो ये पूछ ले PH4 डाइप्रोटिक एसिड, ये ध्यान देना बेटा, इसके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए, डाइप्रोटिक एसिड एज H2CO3 और H2S, डाइप्रोटिक वीक एसिड, आज हम वीक की बात कर रहे हैं, तो H2CO3 कितने प्रोटॉन निकाल सकता है बेटा? 2। तो पहले स्टेप में हम क्या कहेंगे कि भाई H2CO3 डिसोसिएट होगा, तो पहले बनाएगा HCO3 नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लोगे Ka1, तो Ka1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? HCO3 नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव अपॉन H2CO3। और दूसरा स्टेप जो होगा फिर HCO3, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, HCO3 ये इसका सेकेंड वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये बनाएगा फिर CO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन। तो इसका मैं Ka2 निकालूंगा पहले, तो वो आएगा CO3 नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HCO3 नेगेटिव। अब पॉइंट ये होता है कि प्रैक्टिकल रिजल्ट्स ये होते हैं कि जो एनायन होता है ना वो आगे रिएक्शन नेग्लिजिबल देता है, ये रिएक्शन जो होती है आगे नेग्लिजिबल जाती है। Ka2 वेरी लेस देन Ka1 होता है, मतलब आगे बहुत कम रिएक्शन गई है। तो इसका मतलब इसमें से ये सपोज A बना, ये भी कितना बनेगा? A। सपोज A में से सपोज X गया, लेकिन X नेग्लिजिबल है, ये ना A में से कितना गया सपोज X, लेकिन X क्या है ये? नेग्लिजिबल। तो मैं कह सकता हूं ना ये और ये बराबर होते हैं, बस ये बात ध्यान रखना। नोट क्या याद रखोगे? सिंस Ka1 काफी ग्रेटर देन होता है Ka2 से, इसलिए हम क्या कहते हैं कि HCO3 का कंसंट्रेशन अप्रोक्स किसके बराबर रहता है? H+ की। तो ये इसको भी H+ एज्यूम कर लेता हूँ, इसको भी H+ एज्यूम कर लेता हूँ, तो Ka1 क्या लिख सकते हो आप? H+ का स्क्वायर।
डिवाइड बाय H2CO3। यहां से इसकी पीएच आ जाएगी। H प्लस आयन निकाल लोगे ना, H प्लस आयन इज इक्वल टू Ka1 इंटू H2CO3। वही आ गया, K इंटू सी आ गया। कहने का मतलब इसकी कंसेंट्रेशन सी है ना, वही चीज तो आ गई, Ka1 इंटू यस सर। सी आ गई पहले वाले का, Ka1 से रिलेटेड। Ka2 देखो, अभी हमने पढ़ा कि H पॉजिटिव आयन सिंस H पॉजिटिव आयन अप्रोक्सीमेट कंसेंट्रेशन किसके बराबर है, HCO3। नेगेटिव। तो इसका मतलब ये कैंसिल कर सकता हूं ना मैं ये वाला इसके साथ, अप्रोक्स। तो Ka2 किसके बराबर आ जाएगा, CO3 टू माइनस। डायरेक्ट। जब भी आपको, एक बार आप डेरिवेशन करना सीख लो, बाद में कोई जरूरत नहीं है। बाद में जब भी आपको निकालना हो, पीएच निकालनी हो डाइप्रोटिक एसिड की, तो पीएच डाइप्रोटिक एसिड में निकालना हो तो Ka1 जो होता है H प्लस आयन का स्क्वायर और जो स्टार्ट किया है उसकी कंसंट्रेशन के बराबर होता है, और Ka2 जो लास्ट फाइनल होता है उसकी कंसंट्रेशन के बराबर होता है। जैसे दूसरा प्रोटिक एसिड, मान लो मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, देखो एज मान लो मैंने H2S लिया, तो H2S पहले किस में ब्रेक होगा, HS नेगेटिव और H पॉजिटिव H में। प्लस। यहां पर Ka1 आ गया, तो अब फिर ये HS नेगेटिव किस में होगा, H प्लस NH2 नेगेटिव। S माइनस 2 प्लस फिर अगेन H पॉजिटिव। तो यहाँ पर Ka1 आ गया, यहाँ Ka2 हो गया। आपसे पूछा जाए Ka1 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, Ka1 इज इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर डिवाइड बाय H2S, और Ka2 हो जाएगा हमारा H2 माइनस। स्क्वायर डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ डायरेक्ट H2S। और Ka2 पूछा जाए तो वो किसकी कंसंट्रेशन के बराबर आएगा, डायरेक्ट H2 माइनस। तो फाइनल वाला है H2 माइनस। पीएच निकालनी है तो कैसे निकालोगे, H प्लस आयन डायरेक्ट ही निकाल लोगे, यस सर। H प्लस आयन पहले वाले का Ka1 इंटू सी, तो पहले भी यही निकाला था आपने। तो अगर आपके पास डाइप्रोटिक एसिड आ जाए, जैसे H2CO3 H2 या पॉलीप्रोटिक और आगे आते चले जाए, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते Ka2 equals to CO3 2 minus 2 कैसे हुआ? हैं। ये कैंसिल हो गया ना बेटा। आप क्या कह रहे हो कि ये जो H पॉजिटिव आयन की वैल्यू है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, HCO3। ये देखो बार बार यही तो काम की बात है बस एक ही, क्योंकि इक्विलिब्रियम आगे बहुत कम जा रहा है, Ka1 काफी बड़ा है, Ka2 से Ka2 कम, डिसोसिएशन बहुत कम हो रहा है, तो HCO3 में थोड़ा बहुत कम भी हो गया तब भी वो H पॉजिटिव आयन के बराबर रहेगा। इसको स्क्वायर तभी तो लिखा आपने, H पॉजिटिव आयन स्क्वायर क्यों लिखा आपने, बोला ये और ये अप्रोक्सीमेट सेम है दोनों, इसलिए H प्लस आयन का स्क्वायर कर दिया। तो HCO3 इसमें देखो H पॉजिटिव आयन HCO3 के बराबर है, ये चीज और ये चीज बराबर है, सपोज ये A है तो ये भी A है, तो कैंसिल हो जाएंगे ना दोनों। ओके ओके, समझ गए, यस सर। ताकि आप फाइनली ऐसे याद कर लो ये वाली चीजें। Ka1 जो आएगा H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर अपॉन स्टार्टिंग का जो एसिड लिया उसकी कंसंट्रेशन, Ka2 जो है फाइनल कंसंट्रेशन कार्बोनेट आयन की। डन हो गया, चलो आगे। यस सर। काउंट करना है 2 मिनट। ऐसे ही बेस में कर लोगे। सर डन। देखो सपोज इस पे भी एक थोड़ा प्रॉब्लम कर लेते हैं एक दो, तो जिससे और क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन करने कैसे। सपोज मैंने आपको ये प्रॉब्लम दिया फॉर 0.1 मोलर aqueous solution of H2S, 4.1 मोलर aqueous solution of H2S। इसमें Ka1 दे दिया 10⁻⁻⁷, Ka आ रहा है तो इसका मतलब ये वीक एसिड ही है बेटा। Ka2 दे दिया 10⁻⁻40, ये दे दिया। और मैंने आपको कह दिया कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H2 नेगेटिव आयन एट इक्विलिब्रियम। जल्दी से निकालो, 1 सेकंड का क्वेश्चन है बेटा। सर 10⁻⁻14। 10⁻⁻, क्या बात है, वेरी गुड, ग्रेट।
बिल्कुल, अभी हमने क्या पढ़ा, H2S ये इक्विलिब्रियम बनाएगा, HS और H पॉजिटिव, फिर दूसरा इक्विलिब्रियम जाएगा तो S-2 H पॉजिटिव बनेगा। तो जो पहला था Ka1 था, दूसरे वाला Ka2 है, पहले वाला Ka1 जो बनेगा वो तो H प्लस साइन स्क्वायर अपॉन स्टार्टिंग वाली कंसेंट्रेशन, ये तो पूछ नहीं रहा हमसे। और Ka2 जो पूछ रहा था वो डायरेक्ट क्या बनाया था, हमने डिराइव करके देखा था, सल्फाइड आयन की कंसेंट्रेशन। तो हमें सल्फाइड आयन का कंसेंट्रेशन ही तो निकालना था, वो किसके बराबर आएगा, Ka2। Ka2। तो 10⁻⁻14 आ गया ना डायरेक्ट ही, मोलर। क्लियर, समझ आ गया आप कैसे सोल्व कर रहा है। यस सर। एक और दे देता हूँ इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन। सपोज मैंने आपको ये दे कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड आपका है H2CO3, कार्बोनिक एसिड, इसका Ka दे दिया 1, वो दिया मैंने 4 × 10⁻⁻4, और Ka2 दे दिया इसका, वो दे दिया 7 × 10⁻⁻6। what is H plus ion concentration of 0.02 molar solution of carbonic acid, solution of carbonic acid, क्या आंसर होगा बेटा, निकालो। कार्बोनिक एसिड दे दिया, Ka1 दे दिए, Ka2 दे दिए, व्हाट इज H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। सर 2√2 × 10⁻³ H पॉजिटिव आयन निकालना है तो Ka1 से निकलेगा बेटा, यस सर, Ka1 से निकलेगा। Ka1 इज इक्वल टू H प्लस आयन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3। H2CO3। Ka1 कितना आ रहा है, 4 K1 इंटू 10⁻⁴ 4, ये आ रहा है H प्लस आयन का स्क्वायर। H2CO3 कितना आ रहा है, 0.02। 0.02, है ना। तो हो सकता है, आ सकता है, क्योंकि 0.02 है ना, 1 थोड़ी ना, 0.02। तो H प्लस आयन का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 × 10⁻⁻4 और इंटू 2 × 10⁻⁻2। -2। तो H प्लस आयन सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, √8 × 10⁻⁻6। 4 × 10⁻⁻6 इंटू 2। तो जिसका हमें आता है वो तो निकाल लेते हैं, 4 का अंडर रूट आता है हमें 2, इंटू 10 का आ गया -3, अंडर रूट 2 की वैल्यू भी तो आती है हमें, अंडर रूट 1.4 यस सर, कितना होता 1.4 आ है, जाएगा। 1.414। 1.414 होता है, तो 1.4 ये भी आ गया, तो कितना हो गया, 2.8, 2.8 × 10⁻⁻3। 2.8 इंटू 10⁻⁻3। Ka1 भी है और Ka2 भी है, तो इसमें से आपके पास ये आ गया 10⁻⁻3 में निकालना है। इसमें एक्यूरेट क्यों नहीं आ रहा हमारा, कार्बोनिक एसिड आ रहा है H2CO3, Ka1 ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है मेरे पास, कार्बोनिक एसिड ए डाइप्रोटिक एसिड हैज, अच्छा अभी ये तो क्या अप्रोक्स आया है अपने पास, और आंसर बिल्कुल एक्यूरेट दिए हुए हैं। तो एक काम और करते हैं, ये तो आंसर जो आया था ये अपना क्या आया था, अप्रोक्स किया था ना हमने। अब क्वेश्चन के ऑप्शन देख लेना, अब अप्रोक्स है तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट दिया हुआ है तो फिर एक काम करते हैं अपने, H2CO3 बिल्कुल एक्यूरेट निकालते हैं। H2CO3 अगर दे रखा है 0.02,
2 देगा तो भाई इतना ही आएगा, 10 माइनस आ गया ये 2 इंटू, तो H2CO3 अगर डायरेक्ट करके देखते हैं तो 2H पॉजिटिव आयन प्लस कार्बोनेट आएगा, है ना। अगर यहां से K पूरा निकालते हैं तो K इज इक्वल टू H प्लस आयन का स्क्वायर इंटू कार्बोनेट आयन, और H2CO3, ये तो बात उतनी ही आ गई जितनी पहले की हमने, क्योंकि K जो है दोनों इक्वेशन को ऐड करने से आया, तो KA1 इंटू K2 कार्बोनेट अप्रोक्सीमेट सेम हो रहा है। कार्बोनेट अपने पास सेम हो रहा है, वैल्यू चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या था, कार्बोनिक एसिड H2CO3 था। क्वेश्चन में थोड़ा हमारा डेटा गड़बड़ कर दिया, तभी तो इतना आ रहा है, तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, अप्रोक्स में ही इतना ही आ रहा है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में 0.025 दिया हुआ था, तो 25 होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, यस सर। 0.25 होगा तो फिर वैल्यू आपका 5 और आ जाएगा, फिर हो जाएगा वो और आंसर आ जाएगा, इसलिए आंसर हमारा, उसके आंसर ऑप्शन अलग है, क्वेश्चन अलग हो गया हमारा। 0.02 बोल रहा है तो ठीक है, क्लियर। इधर से भी वही आ रहा था, CO3 का भी K2 होता है, K2 से K2 कैंसिल हो जाता है, तब भी K1H पॉजिटिव आयन वही आया था, सही आ रहा है। तो कर लोगे बेटा, वीक एसिड वीक बेस वाले केस कर लोगे आप। यस Yes, sir. सर। सर इस इसके अगर अगर 0 पॉइंट वो होता ना 0.025, तो फिर तो सर ये 4 आ 10 की जाता पावर है, -2 मल्टीप्लाई में √10 आ जाता फिर। हाँ, तो उसमें वो आ जाता, सीधा एक डिजिट आ जाता, यस सर। फिर आपका एक डिजिट आ जाता। अब इसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास बफर सॉल्यूशन। सर सर हमसे कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसमें वीक एसिड और वीक बेस का पीएच बताना होगा, जो मिक्सचर है। वो हमने बता दिया ना, वो तो KC1 प्लस Ka2C2 उस पे हो जाएंगे, तो फार्मूला बताया था ना वीक एसिड वीक, नहीं क्या, आप रिपीट करो दोबारा। सर वीक एसिड और वीक बेस। अच्छा, वीक एसिड और वीक बेस के केस कब आएंगे, वो भी अभी आगे बनेगा, अभी आपका उसमें क्या होता है, फिर जो डोमिनेंट होता है उससे निकालना होता है। अच्छा देखो अब आता है सपोज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो सॉल्यूशन जो होते हैं, जो पीएच जो है कांस्टेंट पीएच को मेंटेन रखते हैं, सॉल्यूशन विच, कोई भी अगर आपका इस टाइप का सॉल्यूशन आ जाए, जो पीएच जो आप जो पीएच डालोगे उस पीएच को कांस्टेंट बनाए रखें, थोड़ा बहुत एसिड बेस बनाने पर भी उनकी पीएच चेंज नहीं हो, तो सॉल्यूशन विच मेंटेन कांस्टेंट पीएच इवन ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। थोड़ा सा अगर एसिड बेस मिला भी दें तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, या ऑन डाइल्यूशन, पानी मिला दो तब भी नहीं, ऑन डाइल्यूशन, और या ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, जैसे हमारा ब्लड है, देखो बेटा, चाहे बूढ़े हो जाएंगे तब भी ब्लड का टेस्ट तो यही बना रहेगा ना जैसा है अभी, तो ब्लड का टेस्ट चेंज नहीं होता बेटा, ब्लड जैसा रहता है वैसा ही रहेगा, आप कितना सारा पानी पीते हो तब भी ब्लड वैसा ही रहता है, आप बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक वगैरह एसिडिक बेसिक चीजें यूज करते हो तब भी ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है, इसका मतलब ब्लड में कोई केमिकल्स है जो ब्लड के पीएच को मेंटेन रखती हैं। ऐसे इंडस्ट्री में भी, ऐसे हमारे ब्लड में भी, ऐसे हमारे बहुत सारी चीजों के अंदर हम बहुत सारी एसिड बेस्ड चीजें यूज करते हैं, फिर भी हमारा पीएच जो है मेंटेन रहता है। जो पीएच मेंटेन रहता है, इसको ऐसे पीएच को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो लॉन्ग स्टैंड मतलब क्या है? लंबे टाइम तक, एज हो जाती है तो जो बचपन में होगा वही तो ब्लड का टेस्ट होगा, अगर आप आज इतने साल के हो, 13 14 15 साल के हो, फिर आप 20 25 के हो जाओगे, फिर आप चाहे कितने ही हो जाओगे बड़े, लेकिन ब्लड जो होगा वो सबका सेम ही रहता है ना, उसका पीएच सेम रहता है ना। यस सर। इसको बोलते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग, तो पीएच जो है मेंटेन करते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, क्लियर। अब बेटा ऐसे सॉल्यूशन होते कौन से हैं जो बफर है, देखो ऐसे सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। अब ऐसे केमिकल कौन से होते हैं और क्यों होते हैं, देखते हैं हम।
ऐसे सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे आप ले सकते हो बफर सॉल्यूशन में, एक होते हैं सिंपल बफर। सिंपल बफर केमिकल जो होगा वो एक ही कंपाउंड होगा। ऐसा होता है जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अगर कोई ऐसा सॉल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है तो वो सिंपल बफर है, और ये एक ही कंपाउंड है, एक ही सॉल्ट है। जैसे एज CH3COO NH4, वीक एसिड और वीक बेस का बना हुआ है, नेगेटिव ये पॉजिटिव पार्ट। और एक हमारे पास जो बफर सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर में क्या होंगे, मोर देन वन कंपाउंड होंगे। जो मिक्स्ड बफर होते हैं ये मिक्सचर है, मिक्स से ही पता लग रहा है, देखो मिक्स है तो एक से ज्यादा कंपाउंड होते हैं। और ये एक से ज्यादा कंपाउंड जो होते हैं फिर ये टू टाइप के होते हैं, एक एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में क्या होगा, इसके अंदर एक वीक एसिड होगा, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। अगर कोई वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो वो एसिडिक बफर है। ऐसे ही देखो बेसिक बफर क्या होगा बेटा, फिर बेस जिसके अंदर वीक वीक बेस बेस, हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो। वीक नहीं, वीक बेस हो और इस बेस का सॉल्ट हो, इट्स सॉल्ट इज सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी बताता हूं अगेन, पहले आपको ध्यान रखना है कि अकेला केमिकल बफर का काम करता है तो वो सिंपल बफर है, दो दो केमिकल मिलके बफर का काम करते हैं तो वो मिक्स्ड बफर होते हैं, जैसे एसिडिक बफर और बेसिक बफर। ये तो हो गया बेसिक, मतलब ये तो डेफिनेशन होगी। अभी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, देखो कैसे। डन कर दो तो बता देना मुझे। हो गया सर। सपोज यस सर, हो गया। मुझे एसिडिक बफर लेना है, तो अभी मैंने क्या बताया एसिडिक बफर में, केस फर्स्ट। तो कौन होगा पहले पहचानो। वीक एसिड। अकेला नहीं वीक एसिड बेटा, क्योंकि एसिडिक बफर मिक्स्ड यस बफर सर, है। इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। एसिडिक बफर का मतलब होता है कोई भी वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे देखो एग्जांपल सोचते जाओ, कोई भी वीक एसिड लो बेटा। वीक एसिड क्या ले सकते हैं, जैसे हम कोई भी वीक एसिड ले, जैसे एसिटिक एसिड CH3COH, इसका सॉल्ट बनाओ किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस, तो एल्कली मेटल के साथ बना दो किसी के साथ भी, जैसे CH3COONA। तो उसी एसिड का सॉल्ट किसके साथ हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो वीक एसिड CH3COH, ये वीक एसिड हो गया CH3COH। इसी का स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH के साथ बना हुआ सॉल्ट जो है CH3COONA। लेकिन आप रिएक्टिंग स्पीसीज देखो तो इतना पार्टी तो है, तो आप इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, देखो इधर वाले और इधर वाले पार्ट का, CH3COH एंड CH3CO नेगेटिव। सॉल्यूशन में तो भाई CH3CO उसकी नेगेटिव होगा ना। आयनिक Conjugate फॉर्म हो गई। हाँ यस बेटा, एक बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है। ऐसा भी तो बोल सकते हो, इसका मतलब वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट, वीक एसिड प्लस इट्स यस सर, हाँ। कॉन्जुगेट बेस, उसको भी बोल सकते हो। आपने तो पहचान करनी है कि कौन सा एसिडिक बफर है। और भी एग्जांपल ले लो, बहुत सारे हैं। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड कैसा एसिड बोला बोला था आपने, वीक एसिड H3BO3, इसका Na2B4O7 के साथ। तो ये देखो बोरिक एसिड वीक एसिड है। अब ये कैटेगरी याद करनी पड़ेगी। Na मतलब आ गया तो स्ट्रॉन्ग बेस आ गया ना, ये सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, ये केमिकल हो गया। इवन देखो हमारे ब्लड में क्या होता है, कार्बोनेट, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसका कॉन्जुगेट लिख लो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट। तो कार्बोनेट क्या हो गया, वीक एसिड, और ये क्या हो गया, इट्स कॉन्जुगेट बेस।
कॉन्जुगेट बेस। तो कोई भी एसिड, कोई वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट का मिक्सचर लेते हो तो वो एसिडिक बफर का काम करता है। अगर एसिडिक बफर का काम करता है तो वो कैसे काम करता है, देखो सॉल्यूशन में। तो आप ऐसे बोल सकते हो ना, इसको प्रैक्टिकली सोचो सॉल्यूशन में। सर हाँ सर वो आपने वो Na2B4O7 लिखा है। हाँ, Na2B4O7। Na2B4 एक केमिकल होता है, अभी पी ब्लॉक आएगा ना, उसमें आएगा ये केमिकल डिटेल में। अभी याद करना आपने, Na2B4O7, बोरेक्स बोलते हैं इसको, बोरेक्स, लेकिन आ जाएगा कोई ओके। नहीं अभी। तो देखो, अगर मैं सॉल्यूशन में सोचूं तो इन सॉल्यूशन कोई भी, जैसे इन सॉल्यूशन को एसिडिक बफर लेते हो आप, तो एसिडिक बफर में अगर सॉल्यूशन में लोगे तो आप यही सोचोगे ना, जैसे सपोज वीक एसिड लिया, रिएक्शन वाली स्पीसीज तो यही है ना, CH3COH, ये तो एसिड आ गया। और दूसरा पार्ट क्या लोगे बेटा, CH3COH नेगेटिव, ये किससे आएगा, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग। फ्रॉम सॉल्ट से आएगा ना। यस सर। और ये किससे आएगा ऊपर वाला, फ्रॉम वीक एसिड। एसिड से आएगा। तो हमेशा एक एसिड होता है, एक उसका कॉन्जुगेट होता है। तो जब आप इसका फार्मूला बनाओगे, पीएच कैलकुलेट करोगे, तो पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, इसको आप एक्चुअल में क्या लिख रहे हो, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, ऊपर वाली कंसंट्रेशन आई किससे आई है, सॉल्ट से। सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कंसंट्रेशन। एसिड। इससे डायरेक्ट पीएच इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन कि किसी भी एसिडिक बफर का पीएच निकालना है तो पीके प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कंसंट्रेशन। सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कंसंट्रेशन। निकाल भी सकते हो आप, ड्राइव भी कर सकते हो। जैसे क्या पढ़ते हो आप, CH3COOH का इक्विलिब्रियम रहेगा अपने आयन के साथ, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। Ka लिखोगे इसके लिए तो क्या आएगा बेटा, Ka CH3CO नेगेटिव का कंसंट्रेशन इंटू H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COH। तो यहां से H पॉजिटिव, क्योंकि पीएच कैलकुलेट करना है तो H पॉजिटिव निकालो। तो H पॉजिटिव क्या आएगा बेटा, Ka CH3COH डिवाइडेड बाय CH3CO नेगेटिव। अगर CH3CO नेगेटिव हो गया तो मुझे पीएच निकालना है, तो पीएच तो नेगेटिव लोगरिथम होता है ना, पीएच इज इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव माइनस लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव H आयन। प्लस। तो ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन रख दोगे इधर, तो यही आ जाएगा ऊपर वाला। तो डायरेक्ट याद कर लो, ड्राइव करना है कर लो, तो ड्राइव कोई बड़ा मुश्किल भी नहीं है, तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कंसंट्रेशन। ये कब यूज करना है बेटा आपने, ये पीएच कब यूज करनी है, जब अकेला एसिड नहीं हो। अभी यार कुछ बच्चे कह रहे थे ना वीक सर, एसिड विद जैसे कॉन्जुगेट बेस। वीक एसिड है और मान लो स्ट्रॉन्ग बेस साथ में पड़ा है, तो स्ट्रॉन्ग बेस इससे मिलकर सॉल्ट बनाएगा, उस केसेस में हम ये लगाएंगे। लेकिन वो अभी बनाना सिखाऊंगा, अभी अभी तो थोड़ा बेसिक्स कर रहे हैं, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। अभी आपको ध्यान रखना है कि एसिडिक बफर क्या होता है, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। उसकी पीएच का फार्मूला क्या होता है, pKa प्लस लॉग सॉल्ट का लॉग ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्ट डिवाइडेड बाय। कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसिडिक कंसंट्रेशन। क्लियर, यस सर। चलो आगे। यस सर। अब आपसे ना ये कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करेगा, जैसे यहां पर नोट लिखेगा, वो कहेगा आप कितना एसिड या सॉल्ट या बेस मिला सकते हो आप, तो आप इसमें लिखोगे पीएच रेंज, पीएच रेंज ऑफ बफर, मतलब कितनी पीएच चेंज करें जिसको मेंटेन कर सकता है। तो यूनिट आप ऊपर या यूनिट नीचे कर सकते हो, मतलब पी के ए
प्लस माइनस 1 कर सकते हो। तो बेटा देखो pH इज इक्वल टू pK प्लस माइनस 1 है, तो इसका मतलब सॉल्ट जो लॉग है, लॉग सॉल्ट और एसिड का रेशियो क्या हो सकता है, कितना वैल्यू रखूं कि मुझे 1 प्लस या माइनस 1 चाहिए, या तो भी प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो ये रख सकते हो 10:1 या 1/10, दोनों का रेशियो। जैसे log 10 रख दो, 10/1 मतलब log 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1, +1 और 1/10 रख दो सॉल्ट और एसिड की -1 कंसेंट्रेशन, -1। तो सॉल्ट और एसिड का कंसेंट्रेशन एक दूसरे के 1 से 10 टाइम के बीच आप रख सकते हो, तो pH इज इक्वल टू pK प्लस माइनस 1 pH रेंज आ जाएगी। और वो पूछेगा मैक्सिमम बफर कब होगा, मैक्सिमम बफर जब बिल्कुल कांस्टेंट दिखाई दे। बिल्कुल कांस्टेंट कब दिखाई देगा, जब सॉल्ट की कंसेंट्रेशन किसके बराबर आ जाएगी, एसिड कंसंट्रेशन। एसिड की कंसेंट्रेशन। तो उस टाइम पे फार्मूला लगाओ pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, इन दोनों की pKa इक्वल हो कंसेंट्रेशन जाएगा, बिल्कुल बराबर है बेटा। 0 हो सपोज जाएगा फिर ये लॉग वाला। A है, ये भी A है, तो A 1 हो गया, log 1 की वैल्यू 0, pH इज इक्वल टू। pKa। तो फार्मूले याद करने हैं कि अगर वो कहते pH रेंज बताओ, तो आप बोलोगे pH इज इक्वल टू बफर की pKa प्लस माइनस 1। अगर वो पूछे मैक्सिमम बफर एक्शन बताओ किस pH पर होगा, तो pH इज इक्वल टू pKa, pH इज इक्वल टू हम pKa कर देंगे। क्लियर? सर वो 1 से 10 के बीच में क्यों लिया हमने? हमने बोला था ना कि एसिड और बेस जिसको मिलाएंगे अपने, तो कितना मिला सकते हैं एसिड बेस, तो एसिड और साल्ट जो है वो एक दूसरे का 1:10 रेशियो या 1:10 रेशियो हो, यहीं तक मिलाना है आपको। इससे ज्यादा मिलाओगे तो मान लो 2 यूनिट चेंज कर दिया, तो फिर उस पीएच को मेंटेन नहीं कर पाएगा वो। तो 1 यूनिट आप अगर पीएच बढ़ाओगे या 1 यूनिट पीएच पीके से बढ़ाओगे या घटाओगे, तो उसको मेंटेन कर देगा वो बफर सॉल्यूशन। ओके सर। आप उसमें जैसा बस ये ध्यान रखो ना, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा पीएच रेंज बताओ बफर की, तो फार्मूला क्या याद रखोगे, पीएच इज इक्वल टू, आपको तो क्वेश्चन सोल्विंग से मतलब है, यहाँ पर ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत है नहीं, मेडिकल में जाएगा भी नहीं, तो आप तो पीएच रेंज याद रखना बफर की क्या होगी, वो पीएच इज इक्वल टू pKa पीके +-1। प्लस माइनस 1। जैसे मैं बोल दूं पीके आपका है 3.75, तो बताओ पीएच रेंज क्या होगी, 2.75 से लेके 4.75। 2.75 से 4.75। और मैं बोलूंगा बफर मैक्सिमम बफर एक्शन किस पीएच पर होगा, pKa पर। पीके पर, मतलब 3.75 पे हो। क्लियर? यस सर। अब सपोज ये एसिडिक बफर के लिए बनाया, अगर मैं आपको बोलूं, अब जल्दी से इसको देखो पूरा कर देते हैं अपने, न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, थ्योरी पूरी कर देते हैं। अगर बेसिक बफर होगा तो बताओ बेटा क्या होगा बेसिक बफर, सारा सर रिपीट कर दो। POH इक्वल्स टू PKB और फिर उसके बाद +-1, ये हमारी रेंज हो जाएगी। अगर मैं ये बोल दूं कि हमें बेसिक बफर करना है बेटा, तो सबसे पहले तो एग्जांपल बताओ ना बेसिक बफर का, बेसिक बफर क्या होगा। हेलो, यस सुन सर। रहे हो, सर मेरी आवाज आ रही है ना बेटा। यस सर, आ रही बेसिक है सर। बेसिक बफर, पहले तो एग्जांपल बताओ, बेसिक बफर किसको बोलोगे, जिसमें वीक बेस विद इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। पहली बात तो ये आ गई। तो एग्जांपल जैसे वीक बेस को एग्जांपल लो, जैसे NH4OH, NH4OH। इट्स सॉल्ट बनाओ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जैसे NH4Cl, है ना। ट्रांजिशन मेटल जितने भी होते हैं देखो, ट्रांजिशन मेटल के बेस सारे ही, जैसे FeOH थ्राइस प्लस Fe2SO4 थ्राइस, सल्फ्यूरिक एसिड वाले के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, समझ गए। यस सर। और अगर इसका, अब देखो, अब आपको इसका पीएच नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा इसका पहले, POH। पीओएच। क्या फार्मूला आएगा, POH। पीएच इज इक्वल टू पी PH प्लस के बी, पीके की जगह पीके बी प्लस लॉग, वहां भी सॉल्ट था, यहां भी सॉल्ट का कंसेंट्रेशन
डिवाइड बाय बेस का कंसंट्रेशन। डिवाइडेड बाय बेस का कंसंट्रेशन। बाद में पीओएच निकल जाए तो पीएच निकालने के लिए 14 में से माइनस कर देना, 40 माइनस पीओएच। है ना। और यहाँ पर भी पीएच रेंज से पहले हमें कौन सी रेंज निकालनी पड़ेगी? पीओएच रेंज। पीओएच रेंज, तो वो क्या आएगी बेटा? पीकेबी प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1। और मैक्सिमम बफर एक्शन किस पर होगा? पीकेबी पर। जब पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी आ जाए, पहले पीओएच निकालना फिर पीएच निकालना। तो बेसिक बफर क्या होते हैं? जिसके अंदर हमारे पास वीक बेस हो और इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो उसको बेसिक बफर बोलते हैं। एसिड में एसिडिक बफर देखा था, वहां पीएच निकालते थे, यहाँ पहले क्या निकालते हैं बेसिक बफर में? पीओएच। पीओएच। तो आज की क्लास में आप देखो बेटा, पहले आपने एसिड वाले, वीक एसिड वाले सारे केस सोल्व किए, वीक एसिड, फिर लास्ट में आपने वीक एसिड के साथ उसके सॉल्ट भी लिया आपने, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। जब ऐसे लिए जाते हैं तो इनके लिए एक स्पेशल नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा स्पेशल आपने? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन बेटा, ऐसों को हम बफर बोलते हैं, एसिडिक या बेसिक। और ये इक्वेशंस जो आती हैं इनको हेंडरसन इक्वेशंस बोलते हैं, चाहे पीओएच निकाल लो चाहे पीएच निकाल। क्लियर? यस सर। तो Yes, sir. प्रॉब्लम कैसे सर बनेंगे? एक बार ऊपर कर दो। प्रॉब्लम कैसे बफर के बनेंगे ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा बेटा। यस सर, बस इतना ही। हो गया सर। कर लिया बेटा सबने? यस सर। तो नेक्स्ट फिर Yes, हम sir. इस चैप्टर में देख रहे हो आप, आयनिक वाले में पीएच कैलकुलेशंस है सारी, कि पीएच कैसे कैलकुलेट करते हो आप। थ्योरी कम है, कैलकुलेशन या समझने वाली चीजें ज्यादा है। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू। Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर अगर हमारे एक क्वेश्चन पूछना था। हमारे पास अगर लिएच एटेलियर्स वाले टॉपिक्स है, उसमें वो डेंसिटीज हमें जैसे डायमंड और ग्रेफाइट का इक्विलिब्रियम दे रखा, डेंसिटीज में डिफरेंस है, तो ठीक फिर है। उसका प्रेशर वेरिएशन से उस पे क्या फर्क पड़ेगा रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे? मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? अगर हमें देखो उसमें डेंसिटीज दे रही है ना, डेंसिटी यस दे रखी है, तो आपका इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा? जहां पर वॉल्यूम ज्यादा होगा, सर, तो है ना। ऐसे वॉल्यूम के बारे में कैसे पता चलेगा? डेंसिटी से, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मास तो बराबर होगा ना दोनों का, चाहे डायमंड हो चाहे ग्रेफाइट हो। जैसे 1 मोल कार्बन होगा तो उधर भी तो 1 मोल ही कार्बन है। यस सर। अमाउंट बराबर हो गया बेटा। अब यस अमाउंट बराबर हो गया तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। कम। तो वो कम वॉल्यूम वाली साइड होगी। अब आप देखोगे जो कंडीशन लगाओगे, जैसे प्रेशर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाता है? कम वॉल्यूम की तरफ जाता है ना। कम मोल्स की साइड। तो मोल तो है नहीं यहाँ पर, तो वॉल्यूम से चेक कर लेंगे। अच्छा, जहाँ पे कम वॉल्यूम बन रही होगी वहां पे। कम वॉल्यूम होगा उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। अच्छा। क्लियर? यस सर। और फिर मतलब ये सॉलिड और सॉलिड इक्विलिब्रियम है वैसे तो, हमने तो हाँ, ऐसे कहा ये था जो कि। हमने जो पढ़ा है वो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हमने तो। यस लेकिन सर। इक्विलिब्रियम किसी में भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं। जैसे वेपर आइस से वाटर लिक्विड भी हो बनाना, जाए। आइस से वाले वो क्वेश्चन किए थे, तो अप्लाई किसी पर भी कर सकते हैं। ओके लीश सर। क्लियर को तो आइस वाटर में भी अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो। तो प्रेशर लगाओगे तो देखो आइस आइस की डेंसिटी कम होती है, यस सर। प्रेशर बढ़ाओगे तो किस तरफ इक्विलिब्रियम जाएगा? जहां आइस। पर वॉल्यूम कम हो। अच्छा। जहां वॉल्यूम कम हो, तो कम। वॉल्यूम कम किसका होता है? जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो। तो यस। डेंसिटी ज्यादा किसकी होती है? वाटर की। वाटर की। ओके मेल्ट सर। होने लग जाएगी ना आइस। ओके सर, थैंक यू।